अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की, जो तवील अरसे के बाद यूरोपीय ममालिक जैसे कि यूनान और साथ ही साथ फ्रांस के दौरे पर हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब और यूनान के दरमियान अस्करी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इंसदाद जराइम के हवाले से समझौते तय पा चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो इन शोबों में मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान यूनान के बाद फ्रांस पहुँचेंगे, जहाँ उनकी फ्रांसीसी हुकाम से मुलाकातों में भी दो तरफ़ा तिजारत समेत अहम मुआहदे जो हैं वो मुतवक्के हैं। अच्छा नाज़रीन, जब हम सऊदीया की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं कि यूक्रेन पर हमले के बाद मगरबी मुल्कों ने मॉस्को पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। रूस ने भी यूरोपीय ब्लॉक को गैस और तेल की बरामदात में बड़े पैमाने पर कमी कर रखी है। इसी पस मंज़र में यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक तवानाई के मुतबादिल ज़राए तलाश कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन इसके बाद से ही सऊदी अरब पर अपनी तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए अब बहुत ज़्यादा दबाव डालते रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो खाम तेल पैदा करने वाले सऊदी इदारा है, उसने ये कहकर इसकी मुखालिफत कर दी थी कि वो तेल से मुतालिक ओपेक इदारे की तरफ से मंजूर शुदा प्रोडक्शन शेड्यूल्स की पाबंदी कर रहा है। लेकिन ओपेक में सऊदी अरब के साथ रूस भी एक अहम मुल्क है। सऊदी वलीअहद के हालिया यूरोपीय मुल्कों के दौरे को अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। ये दौरे क्यों अहम हैं, इस दौरे से यूरोपीय मुल्कों को क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं और क्या वो उम्मीदें भर आएंगी, ये तो हम अपने गेस्ट से जानेंगे। लेकिन ये उम्मीदें क्या हैं और ये जो पहला दौरा हुआ है इनका यूनान का, इसके अंदर क्या क्या समझौते तय पाए हैं, इस सब पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर गेस्ट होंगे उनसे बात करेंगे। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान यूरोपीय मुल्कों के दौरे पर हैं। वो गुज़िश्ता रोज यूनान पहुंचे, जहां उनके एथेंस के मैक्सिमस पैलेस में यूनानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें मफाहमती यादाश्त में दोनों मुल्कों के दरमियान साइंसी और तकनीकी शोबे में ताउन के फरोग पर जोर दिया गया। सऊदी अरब और यूनान के दरमियान अस्करी, इक्तिसादी, सिक्योरिटी और इंसदाद जराइम के हवाले से मुआहदा तय पाया। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और यूनानी वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में फरीकैन ने दो तरफा मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी वलीअहद ने एथेंस में अपनी मीटिंग को गेम चेंजर करार देते हुए तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन को तारीखी करार दिया। उन्होंने इसकी मिसाल देते हुए कहा कि बिजली के ग्रिड को यूनान और दीगर यूरोपीय ममालिक से मुंसलिक करके बहुत सस्ती और काबिल तजदीद तवानाई फराहम की जा सकती है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि सऊदी काबीना ने रवा माह के शुरू में यूनान के साथ मुतअद्दिद मुआहिदों, खुसूसन तवानाई, अस्करी तामुन, समुद्री जहाजरानी और यूरोपीय ममालिक को एशिया से जोड़ने वाले समुद्री मवासलाती केबल में तोसी के मुआहिदों की मंजूरी दे दी थी। सऊदी वलीअहद और यूनानी वज़ीर-ए-आज़म ने मैक्सिमम पैलेस में वसीउल बुनियाद 1-to-1 सरकारी मुज़ाकरात किए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनान से वादा किया था कि वो अपने एथेंस खाली हाथ नहीं आएंगे। यूनान के साथ हमारे ताउन के रिश्ते हैं। बाहमी ताउन दोनों मुल्कों के ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते में तब्दीली का नुक्ता आगाज बनेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एथेंस के तारीखी मकाम अक्रोपोलिस का दौरा किया है। तारीखी मकाम के दौरे के वक्त यूनानी वज़ीर-ए-आज़म वलीअहद के हमरा थे। एथेंस का तारीखी मकाम अक्रोपोलिस दुनिया के कदीम तरीन तारीखी मकाम में शुमार होता है, जहां 1000 साल पुरानी तहजीब और तमद्दन के आसार पाए जाते हैं। यूनान के बाद सऊदी वलीअहद फ्रांस का भी दौरा करेंगे, जहां उनकी फ्रांसीसी हुकाम से मुलाकातें होंगी। दो तरफा ताल्लुकात के अलावा बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू होगी। दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। बिल्कुल जी, सऊदी वलीअहद के इस अहम दौरे के हवाले से ये रिपोर्ट्स तो आप देख रहे थे। और इस वक्त इसी दौरे पे बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तज्ज़ियाकार हैं, साबिक सफ़ीर भी रहे हैं यूएई में पाकिस्तान के लिए। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा फरमा दीजिएगा कि ये सऊदी वलीअहद का जो यूनान और फ्रांस का दौरा है, इसका मकसद जो है क्या सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूरोप को मौजूदा बहरान से निकालने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जा सके? सऊदीया ऐसा सोच रहा है या ये सिर्फ इन्हीं ममालिक की सोच है और आपको लगता है कि नहीं सऊदी वलीअहद के मकासद कुछ और हैं इस दौरे के? नहीं, ये बदलते मंजरनामे में ख़ासतौर पे जियो पॉलिटिकल मंजरनामा जो दुनिया को उभर रहा है,
उसमें भी इसकी अहमियत है। और जो आपने के इंट्रो में दिखाया गया और जो आपने मजीद जो इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री दिखलाई, उसमें तस्करा है एनर्जी का और यूरोपियन कंट्रीज के जो इस वक्त एनर्जी का बहरान है उसका भी। तो इसका मल्टीपल पर्पस है। और इसका तीसरा पर्पस भी आपने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखलाया है कि उसमें जो डिफेंस के जो उनके एग्रीमेंट्स हैं वो भी अहमियत के हैं। खासतौर पे मैं उधर से शुरू करूंगा कि हाल ही में जो बाइडन ने भी विजिट किया सऊदी अरब को, और उस विजिट का मकसद भी यही था कि जो अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी को जो रीसेट किया है उन्होंने इस खत्ते के हवाले से। और मेरा इस वक्त इशारा है जो इस वक्त ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही है, चाइना रशिया, उसका इन्फ्लुएंस मिडल ईस्टर्न कंट्री में और उनके एलाइज का, और उसी तरीके से अमेरिकन खासतौर पे अमेरिकन और उनके एलाइज का जो इन्फ्लुएंस की एक कंपटीशन चल रहा है इस खत्ते में, तो उस तनाजुर में भी देखा जाए तो अहमियत है। लेकिन पहला तनाजुर तो हम देख लेते हैं पर्सनल एमबीएस का। एमबीएस का जाहिर है कि ये मंशा थी, ये ख्वाहिश थी कि ख़ास तौर पर खुशेगी के जो कत्ल के बाद जो मामलात और जो उंगलियां उठी और जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ और जिस तरह ह्यूमन राइट्स के तमाम एक्टिविस्ट ने और इदारों ने इस पर काफ़ी अपनी रायजनी की और तनकीद भी किया, और जो बाइडन ने भी इस मामले में बयान दिया था। तो जो बाइडन के इस विजिट के बाद जो बाइडन पे भी तनकीद हुई कि वो ऐसे शख्स से मिले जिसके ऊपर इल्ज़ाम है खुशगी का। लेकिन उसके साथ साथ पहली दफ़ा ये यूरोप में पहले मुल्क में कदम रख रहे हैं, और उसके बाद फ्रांस में जाएंगे। इसके बाद उनके लिए यूरोपियन ममालिक के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। तो यूरोपियन ममालिक में वो उस लिहाज से जो एक उन पर एक धब्बा लगाने की कोशिश की गई थी या लगा दिया गया था, उसको मिटाने में काफ़ी हद तक सहूलत हो जाएगी। काफ़ी हद तक मिट भी गया वो जो बाइडन के आने से। जाहिर है जो सऊदी अरब ने इसमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत ज़्यादा की, और सऊदी अरब इतना ज़्यादा माला माल है और साथ में उसकी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी इतनी ज़्यादा हुई कि उस सिलसिले में दुनिया की इतनी बड़ी ताकत, उसने भी सोचा कि नहीं, अगर उनके सदर ने यानी जो बाइडन ने इस मामले में बयान दे भी दिया था मनफी, तो कोई बात नहीं, अपने मुल्क के मफाद यानी अमेरिका के मफाद में इस बजट को किया जाए, और इसलिए भी किया जाए कि इस खत्ते को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। और जो बाइडन ने खुद कह दिया था कि इस खत्ते में हम इसलिए वैक्यूम नहीं क्रिएट करना चाहता कि यहाँ पर चाइना और रशिया जो है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। तो बड़े क्लियरली उन्होंने बताया इस मामले में। और इसी चीज़ को मैं कनेक्ट करूँगा जो कंटेनमेंट पॉलिसी है यूनाइटेड स्टेट्स की चाइना के हवाले से। अब इस चीज़ को इधर ख़त्म करते हुए अब आ जाते हैं कि इसके जो एनर्जी के लिहाज से क्या मफादात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इन्होंने ग्रिड सिस्टम को ये चाहते हैं कि अपने ग्रीन एनर्जी को पूरे यूरोप में किस तरह सप्लाई किया जाए, और उसके लिए हब जो है उस हब का कि जो उन्होंने बनाना है वो मीना एक कंपनी है, मीना हब, जो कि सऊदी अरब उसको खुद ओन करता है। और वो कंपनी इस केबल को और इस कनेक्ट को, इस ग्रिड को जो है कनेक्ट करेगी यूरोप से और एशिया से। तो ये बजाते खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है, और इससे यूरोप की जो एनर्जी की इस वक्त किल्लत पड़ी है, और जो आइंदा आने वाले दिनों में जो डाइवर्जन तलाश कर रहे हैं एनर्जी की, रशिया से डिपेंडेंस अपनी ख़त्म कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो उससे उसमें मुआवनत मिलेगी। एक तो ये हो गया। और कैसे मिल सकती है सर? ये जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तवानाई बहरान के बाद से हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब से तेल की पैदावार में इजाफे का मुतालबा करते आ रहे हैं, और सऊदी अरब तो इससे इनकार करता आ रहा है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस दौरे के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम और यूरोपीय ममालिक की मदद के लिए खास तौर पर तेल की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है? मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं, कोई हुक्म दे सकते हैं इस हवाले से? पॉसिबल है? मोहम्मद बिन सलमान पर अभी इससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। देखिए, इसमें तो इस मामले में काफी प्रेशर पड़ा भी। इस प्रेशर को इतना ही था कि जिसको सस्टेन कर सकते थे मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरेबिया। इससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो उन्हें उस प्रेशर को इनकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने ये बयान भी सुने कि सऊदी अरब को अगर हम सिक्योरिटी हटा लें तो सऊदी अरब का जवाल फौरन शुरू हो जाएगा। इस किस्म के बयान आपने पिछले चंद दिनों में देखे, तो वो उस किस्म का प्रेशर पड़ा नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि सऊदी अरब के इस मामले में अपना जो माली मफाद था उसमें उन्होंने तकरीबन 10 बिलियन के करीब तो चंद महीनों में उनको मिल गए ऑयल की प्राइस बढ़ने से, $10 बिलियन उससे ज़्यादा।
तो वो अपना मफाद। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरब ने अपने कार्ड्स बड़े एहतियात के साथ खेले, जिसमें उसने बिल्कुल खुलकर ना रशिया को कंडेम किया, ना उसको नाराज किया यूक्रेन के हवाले से, और ना ही और उससे अपने तेल की बढ़ती हुई कीमतों से अपना फायदा भी उठाया। अमेरिका में इस वक्त जिस हिसाब से इन्फ्लेशन और जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, उसमें ऑयल का अमल दखल भी है। तो अमेरिका सबसे पहले तो अपने मफाद में चाहता है कि ऑयल की पंपिंग ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो। ओपेक कंट्री खासतौर पर सऊदी अरब उसको पैदावार को बढ़ाए। मेरा अपना तजिया यह है कि जो बाइडन के आने के बाद, यूरोपियन डिमांड के बाद महसूस होता है कि ये ऑयल को सऊदी अरब की ऑयल की जो मिकदार है बढ़ाने की, वो उसको जल्दी करेगा और यूएई उसके साथ शामिल हो जाएगा, जिससे कुछ ऐसा काम आने की बहुत ज्यादा तवक्को है। उससे हटकर अगर देखा जाए तो जो 1900 किलोमीटर की एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो कि इजराइल, इजिप्ट और इजराइल और ग्रीस और कैप्रियट, जो इन्होंने तीनों ने मिलकर साइन किया है एनर्जी का। ये एक ब्रिज है। ग्रीस जो है बेसिकली, अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन इसको देखा जाए तो ये एक नेचुरल ब्रिज है एनर्जी रिच, यानी जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले कंट्री है रशिया समेत, और मेडिटेरेनियन कंट्री, और जो कंज्यूम करने वाले कंट्रीज जो हैं यूरोप है। इस लिहाज से ग्रीस और ये जो इजराइल और कैप्रियट जो है, उन्होंने मिलकर साइन किया है एक एग्रीमेंट, जो कि 1900 किलोमीटर समुद्र के अंदर से सबसी पाइपलाइन बिछाया जाएगा, जिससे कि 10 बिलियन मीटर क्यूबिक मीटर जो है नेचुरल गैस को की तरसील हो सकेगी। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर जिसको एमबीएस ने भी कहा, और एमबीएस चाहते हैं कि उसमें उनकी शमूलियत भी हो, कि वो भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकें और कनेक्ट। गेम चेंजर का लफ्ज सिर्फ उन्होंने इस पाइपलाइन को लेकर दिया है या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी तादाद में वज़रा भी मौजूद हैं, ताजिर बरादरी के लोग भी मौजूद हैं। तो अब ये नहीं दिखाई देता है कि वो अमेरिका से अपनी कुछ तवज्जो हटाना चाहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है आइंदा आने वाले दिनों में सऊदीया ये चाह रहा है कि यूरोपीय ममालिक के अंदर की जाए। इस पर तो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं इस दौरे को लेकर अमेरिका के, उनका इजहार किया जाए ना किया जाए, लेकिन सरमायाकारी का वहाँ से निकल जाना, यूरोपीय ममालिक का रुख कर लेना सऊदीया का, ये तो फिर अमेरिका के लिए भी अगर देखा जाए तो सोचने की बात है कि क्यों हो रहा है ये दौरा जो है इस वक्त। एक लिहाज से वहाँ जो सरमायाकारी है या वहाँ जो डिपॉजिट्स हैं अमेरिका में, उसमें कमी तो नहीं आएगी, लेकिन आइंदा आने वाले डिपॉजिट्स या आइंदा आने वाले इन्वेस्टमेंट्स जो नजर आ रहे हैं, वो डाइवर्सिफिकेशन के तरफ एमबीएस का रुझान शुरू से रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन में, और यूरोपियन कंट्रीज को अगर देखा जाए तो वो भी तो अमेरिकन एलाइज है ना। अगर अमेरिका कोई फैसला करता है किसी किस्म की पाबंदी का, तो यूरोप उसको फॉलो करते हैं। तो लिहाजा इस डाइवर्शन में अमेरिका को कोई सीरियस एतराज नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 तो यह है कि ग्रीस बजाते खुद जिस तेजी के साथ उसकी अहमियत बढ़ रही है, उसकी अहमियत को देखते हुए उसकी डिफेंस इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। और हाल ही में ग्रीस से जो मुआहदा हुआ डिफेंस का, और इसमें भी अभी इस्तीफा भी जो हुआ, उस सिलसिले में वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम और पैट्रियट उसके जो मिसाइल सिस्टम को रीवैम्प कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने काफ़ी मदद की है सऊदी अरब की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक डिफेंस की के मामले में भी उन्होंने काफ़ी वो उसमें किया। और जो उससे हटकर जो ग्रीस की टर्की के साथ जो थोड़ी बहुत एक चपखलिश चल रही है उस जजीरों पर, कुछ जजीरों पर, और जब टर्किश क्लेम कर रहा है अपनी एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन, जिसमें बहुत सारे जजायर आ जाते हैं ग्रीस के, उस पे ग्रीस चाहता है कि उसको कुछ अहमियत मिले, और सऊदी अरब की टर्की के साथ ताल्लुकात का बेहतर हैं। तो उस लिहाज से हो सकता है वो कोई मीडिएशन कर सके। और उससे हटकर अगर देखा जाए तो उसी लिहाज से ग्रीस के ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक क्रॉस कटिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी इसमें पसे पर्दा नजर आ रही है, अगर इस लिहाज को एमबीएस के विजिट को देखा जाए तो यहाँ एक बात जो कलीदी बात यह है कि इसका जियो पोलिटिकल तनाजुर जो है उसकी अहमियत भी काफ़ी है, जबकि साथ साथ तजारती और उसके अलावा एनर्जी के लिहाज से जो हम वो बात कर रहे थे, उस लिहाज से
बेसिकली तो ये तो महंगाई के मेडिटेरेनियन लिहाज सी से भी में जो इसकी इम्पोर्टेंस है, अब सरमायाकारी के लिहाज से भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। जी, साबिक सफ़ीर रहे हैं यूएई में, आप बड़ी अच्छी तरह से अरब ममालिक के मामलात को समझते हैं और वही मामलात हमें भी समझा रहे थे। एक बार बड़ी से बहुत शुक्रिया जमील अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। MBS मोहम्मद बिन सलमान यूनान का दौरा कर चुके हैं, आगे उनका जो दौरा है वो कैसा रहेगा और उसमें क्या होने जा रहा है ये भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन ये जो उनसे कहा गया है कि तेल की पैदावार जो है वो बढ़ाई जाए, जो यूरोपीय ममालिक उनसे उम्मीद रखे बैठे हैं, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर वो ऐसा करना चाह भी रहे हैं तो उसमें उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रशिया भी उसमें एक पार्टनर है। ओपेक ममालिक की जब हम एक बात कर रहे होते हैं। बहरहाल जी, आगे बढ़ जाते हैं प्रोग्राम में और अब हम रुख कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। कुछ रोज़ पहले भी हमने आपको बताया था, लेकिन आज फिर हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। ये महंगाई 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। ऑस्ट्रेलवी जो इदारा शुमारियात है उसके मुताबिक साल की जो दूसरी तिमाही है उसके दौरान अफरात-ए-ज़र की शरह 6.1% रिकॉर्ड की गई है। इस अरसे के अशियाए ज़रूरिया में 11.8% इजाफा हुआ है और रवां साल बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए जो रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो पहले ही 3 बार शरह सूद में इजाफा कर चुका है और अब अगस्त में होने वाले इजलास में शरह सूद में एक बार फिर इजाफे की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। बढ़ती महंगाई ऑस्ट्रेलिया की मुंतखब करदा नई हुकूमत के लिए भी चैलेंज है। नए वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया है कि मुस्तक़बिल करीब में फौरी महंगाई पर काबू पाना मुमकिन नहीं है। क्या वजूहात हैं ऑस्ट्रेलिया में महंगाई किस तरह के बढ़ने के और क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस मसले को काबू करने के लिए, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मेरे साथ गेस्ट होंगे, उनका तज्जिया लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अफरात-ए-ज़र की शरह 6.1% तक पहुंचने के बाद मुल्क में महंगाई 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रवां साल की पहली तिमाही में ये शरह 5.1% रही, जबकि गुज़िश्ता साल अफरात-ए-ज़र की शरह 3.5% थी। ऑस्ट्रेलिया की इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल के बाद से मुल्क में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 1.8% इजाफा देखा गया है, जो कि महंगाई में इजाफे का सबसे बड़ा सबब है। खदशा है कि आने वाले वक्त में खुराक तवानाई की कीमतों में मजीद इजाफे से अफरात-ए-ज़र मजीद बढ़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खजाना जिम चॉमर्स ने इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफरात-ए-ज़र का 6% तक पहुँचना हैरान कुन नहीं। उन्होंने खबरदार किया है कि मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर काबू पाने से पहले मुश्किल वक्त देखना पड़ेगा। फिलहाल महंगाई में कमी के इम्कानात नहीं। बढ़ती महंगाई ने रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की जानिब से शरह सूद में इजाफे के खदशे को बढ़ा दिया है। मई से लेकर जुलाई तक शरह सूद में 3 बार इजाफा किया जा चुका है और अब तवक्को की जा रही है कि 2 अगस्त को बैंक की माहाना मीटिंग में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट का मजीद इजाफा कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में महंगाई की कई वजूहात हैं। कोरोना वबा के आगाज के बाद सप्लाई चेन मुतासिर होने और शिपिंग के अखराजात बढ़ने से अशिया की कीमतों में 1987 के बाद सबसे ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। घरों की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% तक बढ़ गई हैं। रवां साल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद आलमी सतह पर तवानाई के बहरान के असरात ऑस्ट्रेलियाई मईशत पर भी पड़े हैं। मुल्क में पेट्रोल की कीमतें गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में दुगनी हो चुकी हैं। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा भी महंगाई की वजह में शामिल है, जबकि मुल्क में बड़े पैमाने पर मुसलसल सैलाबों की वजह से ताज़ा खुराक की कीमतें भी बढ़ गई हैं। तजियाकारों ने खदशा जाहिर किया है कि रवां साल के आखिर तक महंगाई की शरह 8% से भी ऊपर जा सकती है, जबकि उजरतों में ज्यादा इजाफे की तवक्को नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा हालात ऑस्ट्रेलिया में मुआशी सुस्तरवी का इशारा दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल कसाद बाजारी का इम्कान नहीं। रिपोर्ट आपने देखी थी। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन खालिद भट्टी साहब से जर्नलिस्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भट्टी साहब। जी वालेकुम सलाम आसमा साहब, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। आपका शुक्रिया जी, आप हमारी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा खालिद भट्टी साहब, पहले तो ज़रा मुझे कुछ अगर आप सीधा वजूहात बता सकें महंगाई में ये इजाफा, और इतना इजाफा कि पिछले 21 साल में इतना इजाफा नहीं देखा गया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फिर ये जो इस पर काबू पाने के लिए तदाबीर हो रही हैं, गुज़श्ता 3 महीने में 3 बार शरह सूद में इजाफा, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा, तो अभी सोचा जा रहा है कि अगस्त में एक बार फिर से इजाफा कर दिया जाए। वजह क्या है और क्या आपको लगता है कि शरह सूद में मुसलसल इजाफा जो है इससे महंगाई पर काबू पा सकती है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो हुकूमत है, जो एफर्ट्स हो रही हैं उसकी तरफ से?
अच्छा अस्मा, एक तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि शरह सूद में और अफराते ज़र में जो इजाफा है वो 6.1 तक अफराते ज़र पहुंच गई है। एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि गुज़िश्ता 21 सालों में नहीं बल्कि गुज़िश्ता 31 सालों में ये सबसे ज्यादा है। अब उसकी वजह यह है कि चूंकि सार्फिन ने ईंधन से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक बेतहाशा बेशुमार खर्च किया है, और ये हाल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। अगर आप इस रेशो को चेक करें तो पूरी दुनिया बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू इट, दे आर स्ट्रगलिंग विद इट। आप ब्राजील को आप देख लें कि 11.73 से 11.90 पे चली गई है। कनाडा जो है वो 8.1 से 8.6 पे चली गई है। फ्रांस 5.2 से 5.8 पे, इटली 6.8 से 8 पे, और इस तरह से यूके 9.1 से 9.4, और खास तौर पे अमेरिका की अगर बात करें तो वो 8.6 से 9.1 तक चली गई है। जहां तक शरह सूद में इजाफे का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। शरह सूद में इजाफा होता रहता है क्योंकि इंटरनेशनल तौर के ऊपर कोरोना वायरस के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमीज स्ट्रगल कर रही हैं, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर कोई भी अभी खतरा नहीं है, कोई हार्म नहीं है किसी किस्म का। हाँ, जहां तक आपने, और ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी ओवरकम कर जाएगा, जैसा कि आपने खुद से बता दिया आपकी रिपोर्ट के अंदर, कि कसाद बाजारी का कोई भी खर्चा अभी तक मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू ओवरकम ओवर इट वेरी सून एंड शॉर्टली, और जैसे कि अभी नई हुकूमत भी आई है और काफी कॉन्फिडेंट है। हमें दुनिया के साथ चलना है, लेकिन किसी किस्म की कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने पूछा वजह कैसे होता है ना पूछी? खालिद भट्टी, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ फैसले भी तो करना पड़ते हैं। क्या फैसले किए जा रहे हैं? आपने कहा कि शरह सूद से कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यौमिया उजरत नहीं बढ़ती है, सैलरीज नहीं बढ़ती हैं, ज़राए आमदन नहीं, तनख्वाहों में इजाफा नहीं होता है लोगों के उस तरह से, तो फिर तो फ़र्क पड़ता है ना। उसके लिए कोई इकदाम कर रही है हुकूमत जो आपको बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। फेयर वर्क ऑस्ट्रेलिया ने, आप कह रही हैं कि तनख्वाहों में इजाफा, बिल्कुल उन्होंने अकॉर्डिंगली तनख्वाहों में इजाफा किया है, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, बल्कि एक लमसम पेमेंट भी उन लोगों की इन्होंने दी है जो कि $250 थी, कि जिस तरह से महंगाई में इजाफा हो रहा है और ये कंटिन्यूस ऑनगोइंग पेमेंट चलेगी। ऐसे लोग के जो बेरोजगार हैं और जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, तो हुकूमत टॉप अप कर रही है, हुकूमत इकदाम ले रही है। मैंने आपको बताया कि वो लोग कि जिनको जो काम कर रहे थे, फेयर वर्क ऑस्ट्रेलिया ने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है। जो बेरोजगार लोग थे जो गवर्नमेंट से अलाउंस ले रहे थे, उनके अलाउंसेस में इजाफा कर दिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ये बड़ी अच्छी तरह से ग्रिप किए हुए है, एंड दे आर कीपिंग एवरीथिंग इन कंट्रोल। इसके अंदर किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं। और आपको एक चीज और बता दूं, आपने पूछा कि इकदाम क्या किए जा रहे हैं। देखिए आसमा, कोई भी मुल्क जो है वो, कोई भी हुकूमत बेबस नहीं होती कभी भी इन्फ्लेशन के हवाले से, कभी भी इस तरह से शरह सूद में इजाफा अगर किया जाए। बड़ी सीधी सीधी सी, नाज़रीन को सादी सादी सी मिसाल मैं दे देता हूं। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही करेगा, सारी दुनिया ऐसा करती है कि आप गैर तरक्याती अखराजात को कम कर दें। तो आप अखराजात को कम कर देंगे तो नोट नहीं छापने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। कोई काम करना है तो पैसे देने हैं, नोट छापने हैं। जब आप नोट नहीं छापेंगे, आप गैर तरक्याती अखराजात को कम कर देंगे, तो आपकी बिल्कुल सेविंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि टैक्सेस जो हैं उनकी शरह को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, और जो गैर जरूरी अखराजात उनको कम कर दें। मकसद तो यह है कि आपने मुल्क के खजाने के अंदर पैसों को लेके आना। खालिद, बिजली और गैस की कीमतें कम की जाएंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पेट्रोल के लिए तो चले दूसरे ममालिक पर इन्हिसार है ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन बिजली और गैस जो है वो तो उसके अपने ज़राए काफ़ी है ना। तो फिर इनकी कीमतें क्यों बढ़ती चली जा रही हैं? हम तक ये भी इत्तलात आ रही हैं। ऐसा है वाक़तन? अगर है तो इसकी वजह क्या है? आपको किसने ये बात कही कि बिजली की कीमतें बढ़ी हैं? मुझे बताएंगे कितने % बढ़ी हैं कीमतें? बिल्कुल भी बिजली की कीमतें नहीं बढ़ी। बढ़ी हैं तो मैं तो आपसे कह रही हूँ कि अगर ऐसा है तो वजह बता दें, नहीं है तो तब भी बता दें मुझे। मैं आपको यही बता रहा हूँ। और आसमा साहबा, आपको नाज़रीन को मैं बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया के पास इतनी वाफर बिजली मौजूद होती है कि इन्हें बिजली के इस्तेमाल को, या जो इजाफी बिजली है उसको कंज्यूम करने के लिए सर्दियों के अंदर खास तौर के ऊपर इन्हें स्विमिंग पूल्स के पानियों को हीट अप करना पड़ता है इन ऑर्डर टू कंज्यूम द इलेक्ट्रिसिटी। कतई तौर पे बिजली की और गैस की कीमतें नहीं बढ़ रही। पेट्रोल की कीमतों की जहां तक बात है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जाएगी तो डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया में भी जाएगी। गैस की और बिजली की कीमत वही है जो आज से 1 साल पहले थी, कोई इजाफा नहीं हुआ है। आई एम श्योर कि कोई इजाफा नहीं। अगर कोई स्लाइटली 1-2% हुआ भी है तो वी कांट कंसीडर इट कि ये बहुत ज्यादा इजाफा हो गया कि जैसे दूसरे ममालिक में हो रहा है। लोगों को वहां पर फर्क नहीं पड़ता, या बाकी अवाम को भी 1-2% से फर्क नहीं पड़ रहा है? खालिद, डेफिनेटली अब आप ये देखें कि अगर आप फॉर एग्जांपल कर लें कि 1-2% इजाफा बढ़ा भी है, तो दूसरी तरफ तनख्वाहें भी तो इस हिसाब से बढ़ गई हैं, अलाउंसेस भी तो बढ़ गए हैं। मकसद तो ये है कि आपकी डिमांड और सप्लाई,
कि हाउ मच यू आर अर्निंग एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। अगर आपकी स्पेंडिंग बढ़ गई है तो अकॉर्डिंगली अगर आपकी पे बढ़ गई है तो व्हाट्स द डिफरेंस। अच्छा, यानी खालिद आप हमें ये बताना चाह रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से कि अगर वहाँ पर महंगाई बढ़ भी रही है, जो आपने खुद कहा, हमने 21% बताया जो रिपोर्ट्स हम तक आ रही हैं, 21 सालों के बाद बताया कितनी हुई है, आपने खुद बताया कि 31 सालों के बाद इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ के अवाम को कोई इतना ज़्यादा असर या फ़र्क पड़ नहीं रहा है क्योंकि उनकी तनख्वाहें भी उसी हिसाब से बढ़ा दी गई हैं, ऐसे ही है? डेफिनेटली इट्स द मैटर ऑफ द जो आपकी इनकमिंग और आउट गोइंग है। तो मैं ये तो आपको कतई तौर पे नहीं कहूंगा, डेफिनेटली इंसान के एक ह्यूमन नेचर है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, सेव करना चाहता है। जब महंगाई बढ़ती है या चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, गो के सैलरी भी बढ़ जाती है, तो लोग इतना ज्यादा सैलरी बढ़ने को अप्रिशिएट नहीं करते जितना कीमत के बढ़ने पे विंजिंग करते हैं। एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर किसी किस्म का कोई मुझे एक वाज़े तरह का कि जिसे अलार्मिंग आप कहें या कुछ ऐसी सिचुएशन के जिससे कुछ खतरा पैदा हो, जो मुझे नजर नहीं आ रही। जो वजीर खजाना है वो क्यों ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी महंगाई बढ़ रही है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो इतने होपलेस क्यों दिखाई दे रहे हैं फिर खालिद? बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने बात की, मुझे आपका सवाल बड़ा पसंद आया। देखिए, वजीर खजाना ये तो नहीं कह सकते, डेफिनेटली नई हुकूमत आई है, उन्होंने अवाम को ये मैसेज देना कि वी आर वरीड अबाउट यू, वी गोना वर्क ऑन इट। तो डेफिनेटली हर बंदा वो। अच्छा चलिए, सही है ना खालिद, आप कह रहे हैं वरीड नहीं है, हम बता रहे हैं कि लोग वरीड हैं, हमने तो खैर रिपोर्ट भी बनाई है, हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग हों जिनके पास इतने मामलात हों कि वो वरीड नहीं हो। अच्छा चलिए, मुझे ज़रा ये बता दें, एक चीज़ से तो वरीड है ना, आप भी हैं और यहाँ बैठकर हम भी हैं, जब हम अपने ऑडियंस को, अपने देखने वालों को, सॉरी नाज़रीन को, व्यूवर्स को बता रहे होते हैं कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही हैं, सैलाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पिछले दिनों हमने दिखाई थी रिपोर्ट, बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारे कारोबार, लोगों के घर, बहुत तबाही हुई थी। तो इस पर काबू पाने के लिए क्या कर रही है आपकी हुकूमत, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत? जहाँ तक आपने ये बड़े अच्छा आपने सवाल किया है, और जहां तक बात यह है कि इस किस्म की जो आफात आती हैं तो हम जो ऑस्ट्रेलिया की डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये कोई एकदम से नहीं होगा, हर साल आ रहे हैं। जब से ऑस्ट्रेलिया बना है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज प्रिपेयर फॉर दैट, दे आर डीलिंग विद इट, जिस तरह से वो डील कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो पहले नहीं हो रहा था। एक रूटीन वर्क है जो हर साल होता है और हर साल उसको डील कर लिया जाता है। डेफिनेटली इंप्रूवमेंट की जरूरत रहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पहले कुछ कम अच्छे तरीके से उसके साथ टैकल किया जा रहा था तब उससे ज्यादा किया जाए। लेकिन एक रूटीन वर्क है और ये चलता रहता है और मेरा ख्याल चलता ही रहेगा, क्योंकि कुदरती आफात, सैलाब को, इस तरह की चीजों को आप रोक नहीं सकते। तो इस तरह से सिचुएशन चल रही है और हुकूमत डील कर रही है। तो कर सकते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर तो बड़े मुल्कों की बैठकें हो चुकी हैं इस साल के आगाज़ में, बहुत सारे इकदाम बताए गए हैं कि क्या आपको करने हैं, किस तरह से आपको जो पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां हैं आपको उनको कम करना है, आपको मुख्तलिफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अखराज को कम करना है। तो इसको लेकर तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है। मैं उस सिचुएशन पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। जी डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया बहुत मय्यज ले रहे इस हवाले से। और जहाँ तक पोल्यूशन की बात है, गाड़ियों के पोल्यूशन की बात है, तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखे हुआ है और इस किस्म की चीज़ों को फर्दर किस तरह से हम लोग बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर भी काम जारी है। अब आप मिसाल के तौर पे बात कर लें, कोयले के इस्तेमाल को कम करने के लिए कुछ हो रहा है खालिद वहाँ पर? डेफिनेटली जो भी हैं, लेकिन मैं आपको इस हवाले से अगर आप मुझे पूछे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं तो आई एम नॉट इन द पोजीशन कि जी आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि मैं फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। लेकिन डेफिनेटली जो गाड़ियां हैं, अब ज्यादातर गाड़ियां आपकी उसके ऊपर बैटरी पे जा रही हैं, हाइब्रिड कारें आ रही हैं। हाइब्रिड कार का मतलब ही ये है कि जी आप ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन को कम करें। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रूल बना हुआ है कि आपने कौन सी गाड़ी, उसकी रोड वर्दी होती है, आप गाड़ी को चेक करके ही रोड पे ला सकते हैं और उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग उसका फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। इस तरह से नहीं है कि आपके पास जो भी गाड़ी है उसका इंजन काम नहीं कर रहा, आप पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो पीपल और द गवर्नमेंट गोना वेलकम यू ऑन द रोड, सो दे आर टेकिंग द मेजर, दे विल कीप टेकिंग द मेजर। ये बता रहे हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया में सब बहुत अच्छा है, अगर वहां पर महंगाई बढ़ भी रही है तो लोगों को इसकी परवाह नहीं है। लेकिन ये आप बता रहे हैं खालिद भट्टी, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि अवाम वहाँ पर परेशान है। बहरहाल आप उस अवाम में नहीं आते होंगे, आप तो खास लोग हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत शुक्रिया खालिद, वक्त मेरे पास कम है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और खबर लेकर ऑस्ट्रेलिया से आपकी तरफ आएंगे। थैंक यू सो मच आसमा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। यू टू प्लीज़, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम बात कर रहे थे जी खालिद भट्टी साहब से
और वो डिफेंड कर रहे थे हमेशा की तरह हुकूमत को, कुछ सिचुएशन भी बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साथ साथ बताते जा रहे थे कि वहाँ की हुकूमत किस तरह से उस पर काबू पाने के लिए एफर्ट्स करी, लेकिन कुछ खास वो मुतमिन कर नहीं पाए हमें मौसमियाती तब्दीलियों को लेकर। ऑस्ट्रेलिया को जो इकदाम करना चाहिए उस पर शायद सूद के हवाले से उनका कहना था कि यहाँ आवाम को कुछ इससे खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ रोज़ में हम एक डिटेल्ड रिपोर्ट इस पर लेंगे और फिर खालिद भट्टी साहब को हम कहेंगे कि हमें दोबारा से ज्वाइन करें, उस पर भी उनसे सवालात पूछेंगे। अभी प्रोग्राम में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने फितरत के साथ पायदारी से हम आहंग माहौल दोस्त शहर द लाइन का डिज़ाइन तैयार किया है। नियोम में 34 मरबा किलोमीटर अराजी पर वाक़ई ये शहर तकमील के बाद 90 लाख मकीनों का मस्कन होगा। सऊदी हुकूमत ने इस मेगा प्रोजेक्ट का जो ऐलान है 2017 में किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने यह अहद किया था कि इस मंसूबे से एक जदीद तर शहरी ज़िंदगी जो है उसकी बुनियाद रखी जाएगी। इसके ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने की तवक्को की जा रही है ताकि मईशत दर से जो तेल की बरामद का इन्हसार है वो कम किया जा सके। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक वली अहद का दावा यह है कि द लाइन सिटी का डिज़ाइन सड़कों, गाड़ियों और कार्बन की आलूदगी से पाक होगा। ये मुस्तकबिल के ऐसे शहरों का मिसाली नमूना होगा जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जाएगा। नियोम बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाबों का शहर होगा। मंसूबे पर 500 अरब डॉलर्स की लागत आएगी। इस शहर में सनती और लॉजिस्टिक एरिया भी होगा जिसे 2025 तक मुकम्मल किया जाना है। इस मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद मकीनों को क्या सहूलतें मिलेंगी आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं, लेकिन हम तक जो रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं वो ये है कि यहाँ पे एक मसनूई चांद जो है वो भी बनाया जाएगा। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, नहीं पॉसिबल हैं, रिपोर्ट में जानते हैं। For too long, humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line will be home to 9 million residents and will be built with a footprint of just 34 square kilometers. And we are designing it to provide a healthier, more sustainable quality of life. The line's communities are organized in 3 dimensions. Residents have access to all their daily needs within 5-minute walk neighborhoods. And the line's infrastructure makes it possible to travel end to end in 20 minutes with no need for cars, resulting in 0 carbon emissions. By leveraging AI technology, services are autonomous, saving you time and effort. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. Energy and water supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. With 40% of the world accessible within 6 hours, at the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive like nothing on earth seen before. The Line, the city that delivers new wonders for the world. New wonders for the world. We are waiting for that जी. Let's see ये पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है ये जो सारी चीज़ें हम सुन रहे थे जिसका प्रॉमिस किया गया है इस एक मुख्तसर से वीडियो के अंदर, वो ये है कि यहाँ किसी को अपनी गाड़ी रखने की कोई ज़रूरत नहीं पेश आएगी। आप 20 मिनट्स के अंदर इस शहर की एक जगह से किसी भी दूसरी जगह जो है दूसरे कोने तक वो पहुँच सकते हैं। और भी बहुत सारे वादे हैं कि दुनिया के 40 ममालिक ऐसे होंगे जो 6 घंटे के अंदर यहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है, कब तक ये पाए तक मिल तक पहुँचता है, और ये जो लोग यहाँ पर बसाने का वादा किया गया है ये पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता है। बहुत सारे जो खबरस्तान इदारे हैं इसके ऊपर बहुत सारी बहस भी कर रहे हैं, लेकिन बहस एक और चीज़ पर भी हो रही है और वो है जी फिलिपाइन में ताकतवर ज़लज़ला जिसने मुल्क को हिला कर रख दिया। 7.1 की शिद्दत का ये ज़लज़ला था। इससे 5 अफराद हलाक हुए हैं, दर्जनों ज़ख्मी होने की इत्तलात आ रही हैं। ज़लज़ले का जो मरकज़ है फिलिपाइनी जजीरा लाजोन था जिसकी शिद्दत दारुल-हुकूमत मनीला में भी महसूस की गई। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 173 इमारतों को नुकसान पहुँचा जबकि 58 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग रिपोर्ट हुई है।
मुतासिर इलाकों में इमदादी टीमें अपना काम जारी रखे हुए हैं। ज़ख्मियों को निकाला जा चुका है। फिलिपाइन जो है वो बहरुल काहिल के रिंग ऑफ फायर के साथ ही वाक़ है। बहरुल काहिल के एक जानिब फॉल्स लाइन का वसी इलाका है जहाँ अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं और इसको हर साल समंदरी तूफ़ान का भी सामना करना पड़ता है और ये भी समंदरी ज़लज़ले ही की वजह से होता है। इस मुल्क में 1990 में 7.7 की शिद्दत से ज़लज़ला आया था जिसमें 2000 कीमती जानें चली गई थी और हज़ारों लोग जो हैं वो बेघर हो गए थे। फिलिपाइन में जो हालिया ज़लज़ला है उसे लोगों को किस तरह मुतासिर किया है, जानी नुकसान गो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 लोगों के हलाक होने की इत्तलात आ रही हैं, लेकिन ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा इसमें बताई जा रही है। रिपोर्ट में मज़ीद जान लेते हैं। एशियाई मुल्क फिलिपाइन के जजीरे लोजोन में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके झटके दारुल हुकूमत मनीला में भी महसूस किए। ज़लज़ले से इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा और मुतअद्दिद इलाकों में जमीन खिसकने के वाक़यात पेश आए हैं। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए, जिन्हें इमदादी टीमों ने अस्पताल मुंतकिल किया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे ने अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से बताया कि ज़लज़ले की शिद्दत से इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ज़लज़ले का मरकज दारुल हुकूमत मनीला से 300 किलोमीटर दूर था, जहां पर बुलंदो बाला टावर भी लर्ज़ गए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर कुछ मुतासरा इलाकों में बिजली की सप्लाई को मुनक़ते जबकि मेट्रो रेल के निज़ाम को रोक दिया गया। सेनेट समेत अहम और शहर की बुलंदो बाला इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। फिलिपाइनी हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले से 173 इमारतों को नुकसान पहुँचा जबकि 58 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग रिपोर्ट हुई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस मेजर एडोन सर्जियो ने मीडिया को बताया कि डोलोर्स के इलाके में ज़लज़ले से इमारतों में दरार पड़ गई, शीशे टूट गए और खौफजदा लोग मकानों से बाहर सड़कों पर निकल आए। शदीद ज़लज़ले से पुलिस स्टेशन की इमारत भी शदीद मुतासिर हुई। आबरा के सूबाई नायब गवर्नर जोए बर्नूस ने बताया, हमने हर 15 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स महसूस किए। ज़लज़ले के सबब आबरा में एक अस्पताल को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा, ताहम हुकाम के मुताबिक इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक फिलिपाइन बहरे अल काहिल के रिंग ऑफ फायर के साथ ही वाक़ है और बहरे अल काहिल के उस पार फॉल्स लाइन का एक वसी इलाका है जहां अक्सर ज़लज़ले आते रहते हैं। इस मुल्क को हर साल खतरनाक समुद्री तूफान का भी सामना रहता है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अक्टूबर 2013 में वस्ती फिलिपाइन के बोहोल जजीरे में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले और लैंडस्लाइडिंग से 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। 1990 में इस मुल्क में आने वाले ज़लज़ले से 2000 अफराद लुक़मा अजल बन गए। रवान साल अप्रैल में फिलिपाइन में समुद्री तूफान भी 172 कीमती जानें ले गया था। खबर है जी शुमाली अफ्रीका के मुल्क ट्यूनिस से, जहां आइन की असर नौ तश्कील के लिए 90% राय दहिंदगान ने हिमायत कर दी है। मुल्की सदर कैस सईद की जानिब से आइन की तश्कील के लिए रेफरेंडम कराया गया था, लेकिन इसका तमाम बड़ी जमातों ने बॉयकॉट किया और सिर्फ 27.5% जो वोटर्स हैं उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा लिया। नाक़दीन के मुताबिक आइन में तब्दीलियों से जमहूरियत को नुकसान पहुँचेगा। नए आइन के मुताबिक सदर पार्लियामेंट में कवानीन से मुतालिक कोई भी नया मुसवदा पेश कर सकते हैं और कानून साज उसे तरजीह देने के पाबंद होंगे। नाज़रीन, ट्यूनिस वो वाहिद मुल्क है जहाँ एक दहाई कबल अरब स्प्रिंग नामी तहरीक के बाद जमहूरियत पनपना शुरू किया था और अब मुल्की सदर के इक़दामात को वापस अमरीत की तरफ एक कदम करार दिया जा रहा है। नए आइन में सदर को मजीद क्या इख्तियारात हासिल होंगे और ये जमहूरियत के लिए कितना नुकसानदेह होगा, पैकेज में देखिए। ट्यूनिस में नए आइन के लिए रेफरेंडम करा लिया गया। मुल्की सदर कैस सईद के पेश किए गए मुसवदे पर राय शुमारी की गई। एग्जिट पोल के मुताबिक तकरीबन 90% राय दहिंदगान ने आइन की असर नौ तश्कील देने की हिमायत कर दी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ट्यूनिस की 12 मिलियन आबादी में से 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के तकरीबन 9.3 मिलियन शहरियों ने वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं। लेकिन ट्यूनिस के इलेक्टोरल कमीशन के मुताबिक वोटर टर्न आउट सिर्फ 27% के करीब रहा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों और सिविल सोसाइटी के ग्रुपों ने रेफरेंडम के बायकॉट करते हुए सदर सईद पर ट्यूनिस को एक अमरीत में तब्दील करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। वोटिंग से 2 दिन पहले मुल्क भर में सदर के आईनी मुसवदे के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और सदर कैस सईद से इस्तीफे का मुतालबा किया। अब रेफरेंडम पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा
और अगर वोटों की अक्सरियत से मंजूर हो जाता है तो आइन का ये मुसव्वदा 2014 के आइन की जगह ले लेगा, जिसमें सदर के इख्तियारात पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात से कम थे। मुजव्वज़ा आइन सदर को पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नई हुकूमत को तश्कील देने और उसे बरतरफ करने जैसे दीगर इख्तियारात के साथ जजों की तकर्री का इख्तियार भी देता है। सदर पार्लियामेंट में कवानीन से मुताल्लिक कोई भी नया मुसव्वदा पेश कर सकते हैं और कानून साज उसे तरजीह देने के पाबंद होंगे। नए आइन के तहत सदर फौज को भी अपनी सुप्रीम कमांड में रखेगा। कैस सईद का ये नया मुसव्वदा 2024 में उनके 5 साला ओहदा सदारत के इख्तिताम से कबल उन्हें ओहदे से हटाना भी तकरीबन नामुमकिन बना देगा। ट्यूनिस के सदर ने रेफरेंडम के नताइज के बाद कहा कि मौजूदा निजाम वोटरों की मर्जी की अक्कासी नहीं करता है और अब उनका पहला इकदाम नए इंतखाबी कानून का एक मुसव्वदा तैयार करना होगा। 2011 में अरब स्प्रिंग के एहतजाजी मुजाहिरों के बाद ट्यूनिस वो वाहिद मुल्क था जहां जमहूरी निजाम लाने के लिए कोशिशें कामयाब हुई और एक मुंतखब हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। इस मुल्क के लिए ये एक मुश्किल सफर था, लेकिन एक बार कबल मुल्क की सदर कैस सईद ने हुकूमत को बरतरफ करते हुए पार्लियामान को मुंजमद कर दिया और ताकत को अपने ओहदे तक महदूद कर दिया। नाकिदीन सदर के इस अमल को जमहूरियत के खिलाफ बगावत से ताबीर करते हैं। उनके मुताबिक इस आइन से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि नए निजाम में बहुत सारे इख्तियारात सदर के हाथ में चले जाएंगे और पहले ही पार्लियामान से ज्यादा ताकतवर सदर मजीद ताकतवर हो जाएंगे। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।